अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 10 उसका पहला लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चैप्टर 10 जो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो ये हमारे पास हाफ चैप्टर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है और हाफ चैप्टर जो है वो वेव्स के बारे में है। तो पहला जो उसका कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो उसमें से पहली जो एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसको आपने तसल्ली से सुनना है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे आगे काम आएंगे। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ किसी मास के साथ जो कि उसका मास m है। तो इनिशियली जो है ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे हमारे पास जो है वो बॉडी पे नेट फोर्स 0 होती है, अप्लाइड फोर्स 0 होती है। तो हम इसको मोशन में लेकर आना चाहते हैं तो हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाकर हम इसको लेट से कि ए पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं। तो अब क्योंकि स्प्रिंग हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो इलास्टिक बॉडीज पर जब भी फोर्स लगाई जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ होती है। तो हुक्स लॉ क्या है हमारे पास, हमने 9th में पढ़ा है हुक्स लॉ कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाई जाती है उतनी ज्यादा ही उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है या उतनी ही ज्यादा लेंथ में तब्दीली होती है। तो स्ट्रेस जो है हमारे पास उसको हम फोर्स यानी कि F से शो कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के यानी कि X के। तो यहां पर हम फोर्स लगाकर इसको यहां पर लेकर आते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाकर। तो यहां पर हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो K है। K की डेफिनेशन हम करते हैं, K जो है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। K की वैल्यू हमारे पास है F/X के बराबर। इसकी डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ K इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। वैल्यू ऑफ K जो है वो स्प्रिंग की जो है वो स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। जो सख्त स्प्रिंग होते हैं उसके लिए लार्ज वैल्यू होती है और जो नरम सॉफ्ट स्प्रिंग होती है उसके लिए K की वैल्यू स्मॉल होती है। तो हम इसको यहां पर लेकर आ गए। जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा। तो ये जिस फोर्स से वापस जाएगा उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, सेम वहीं पर जहां पर हमने एक्शन किया था अप्लाइड फोर्स के जरिए, तो यहां पर हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिएक्शन का रोल प्ले कर रही है। तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाएगा। हम पहले उसको O से A की तरफ लाए थे, अब वो A से O की तरफ जाएगा। तो अब इनर्शिया की वजह से वो O पर नहीं रुक सकेगा बल्कि अगली पोजीशन पर चला जाएगा, जो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है B, वहां पर जाएगा और उससे फिर वापस आएगा O पर, फिर A पर। फिर इस तरह ये ऑसिलेट करता रहेगा या वाइब्रेट करता रहेगा। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में भी हमने 9th में पढ़ा था कि ये टू एंड फ्रो मोशन होती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये हमारे पास दोनों जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसके इर्द गिर्द हरकत कर रहा है। तो हमारे पास ये रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई F इज इक्वल टू माइनस KX। माइनस का साइन जो इसलिए लगाया कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन हमने लगाया। इसकी डेफिनेशन है अ रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ ले जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर A पर हो तो O की तरफ जाएगा, किसकी वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अगर B पर हो फिर भी वो O की तरफ आएगा, किसकी वजह से, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दोनों तरफ रेस्टोरिंग फोर्स इसको मीन पोजीशन पर लेकर आएगी। तो ये हमारे पास हो गया रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma। यहां से हमने F की वैल्यू लेनी है, फोर्स की वैल्यू लेनी है। यहां पर F इज इक्वल टू माइनस KX है, यहां पर F की वैल्यू हम पुट करेंगे, F की वैल्यू ma है। तो ये हो जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस KX। तो यहां पर m जो है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस K ओवर mx। K भी स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में हमने मास को भी कांस्टेंट रखना है। दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, दोनों को अलग कर लेंगे तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनल बन जाएगा। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। A एक्सेलरेशन है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन माइनस का साइन ये शो करता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगले टॉपिक्स में हम इसको कंप्लीट डिफाइन भी करेंगे।
तो इसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको हमने बी का नाम दिया था, ये मीन पोजीशन है जिसको हमने ओ का नाम दिया था, और ये नेक्स्ट एक्सट्रीम है जिसको हमने ए का नाम दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस पर जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1/2 mv²। जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जाते हुए रुकता है, रुकने की वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। और जब वो एक्सट्रीम से मीन पर आता है, यहां पर आकर उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में हो गया। अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो फिर यहां पर सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, जो कि यहां पर मैक्सिमम होगी। और यहां पर क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और लास्ट में हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की हम डेफिनेशन करते हैं, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन को इस तरह डिफाइन करेंगे कि यहां पर ए से ऑब्जेक्ट जाए, ओ से होता हुआ बी तक जाए, फिर बी से होता हुआ वापस ए पर आ जाए, तो इसको वन वाइब्रेशन कहा जाएगा। और वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2πm/k। m आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का मैस है और k यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ही सीखेंगे।